अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीएनएन पाकिस्तान की तरफ से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम इंतहाई अहम और हसास टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2020 में ईरानी सियासतदान जो हैं फ़खरुज़ादे, उनकी किलिंग हुई थी, वो क्या माजरा था। इसी हवाले से ज्यूइश अखबार ने तल्ख़-ख़ेज़ किस्म के इंकशाफ़ात किए हैं। आज हमें लंदन से इन तमाम अमूर पे गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। सर, हमें ज़रा हमारे जो नाज़रीन हैं उनको बताइएगा कि ये जो तमाम तरह की से जो ज्यूइश अखबार ने एक तल्ख़-ख़ेज़ किस्म की ये स्टोरी छापी है, ये है क्या? जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया, ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब को लास्ट ईयर उनकी टारगेट किलिंग हुई थी 2020 में नवंबर को, गालिबन 30 नवंबर को। उसके बाद से मुख्तलिफ थ्योरी सामने आ रही थी। ईरानी हुकूमत ने यह कहा कि उनको एक ऐसी बंदूक के ज़रिए निशाना बनाया गया है, जिसको सैटेलाइट के ज़रिए कंट्रोल किया गया, और मुख्तलिफ किस्म की इस हवाले से तफ़सीलात सामने आती रहीं। अब पहली दफ़ा जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके एजेंट्स ने एक ज्यूइश अखबार के नुमाइंदे से बात की है और उसको तफसीलात बताई हैं कि हमने मोहसिन फ़खरीज़ादा को, ईरानी साइंटिस्ट जो इंतहाई इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, उनको हमने किस तरह टारगेट किया। उन्होंने बताया कि ये 20 बंदों पे मुश्तमिल एक टीम थी हमारी, जो 8 महीने तक मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब के उनकी तमाम तर खुफिया निगरानी करती रही, उनका पीछा करती रही, और उसके साथ साथ असला स्मगल करके ईरान के अंदर लेके गई और फिर उन्होंने उनको टारगेट किया। तो ये तकरीबन 8 महीने का ऑपरेशन था, जिसका नतीजा निकला कि मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब की असैसिनेशन हुई, उनकी टारगेट किलिंग हुई तेहरान से बाहर। अच्छा सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो फ़खरीज़ादा हैं, ईरान के लिए किस हद तक ये इंतहाई अहम थे ये? इनको क्यों ईरान का निशाना? जी, ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, उसको आप इसी तरह कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में एक ज़माने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को बहुत अहमियत हासिल थी, डॉक्टर समदमंद मुबारक साहब हैं, उसी तरह ये डॉक्टर फ़खरीज़ादा जो हैं, वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट समझे जाते थे। इनकी टारगेट किलिंग के बाद इसराइल ने यह दावा किया था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 6 साल पीछे चला गया। कुछ जो गैर जानिबदार इस हवाले से एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं 2 से 3 साल पीछे चला गया है। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या उनके अलावा किसी और के पास भी ये नॉलेज था या नहीं था, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो चीज अभी तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन 2018 में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जी, मोहसिन मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब की तस्वीर भी दिखाई थी और दिखाया था कि ये शख्स जो है इंतहाई खतरनाक है, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सारे अमल के लिए, इस सारे प्रोसेस में वो कितने इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, अतर काज़मी साहब, चूँकि आप इस स्टोरी को बड़े गहरी से आपने देखा भी है, इस पढ़ा भी है और आप इस तमाम स्टोरी को फ़ॉलो भी कर रहे हैं। हम हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये जो असला है, ये जिस तरह की उन्होंने शूट किया, ये असला कैसे ईरान पहुँचा? देखिए, इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये जो गन है, ये सैटेलाइट के ज़रिए या रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल होने वाली गन है, और इसका वज़न बहुत ज़्यादा था। इसका वज़न तकरीबन 1 टन था, और इसको छोटे-छोटे हिस्सों में खोल के वहाँ पे मुंतकिल किया गया ईरान में। और उसके वज़न ज़्यादा होने की एक वजह ये भी है कि उसके पार्ट्स के अंदर ही बारूद नस्ब किया गया था, कि जब ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस बंदूक को वहीं पे तबाह कर दिया जाएगा रिमोट कंट्रोल के ज़रिए। ऐसा ही किया गया क्योंकि इसराइल को खदशा ये था कि अगर ये बंदूक वहां पे रह गई, तो ईरान इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा, इसको देख के ये ना हो कि वो ऐसी कोई चीज बना ले। इसलिए कि माजी में ईरान ने अमेरिका के ड्रोन्स भी नीचे उतारे, उनकी भी रिवर्स इंजीनियरिंग की, और कहा जाता है कि ईरान के जो कुछ इदारे हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत तेज हैं। इस वजह से इसराइल को यह खदशा था, और उन्होंने इस बंदूक के अंदर ही बारूद नस्ब किया गया। और जब ये हमला कामयाब रहा, जब असैसिनेशन हो गई, उसके फौरन बाद साथ ही रिमोट कंट्रोल के जरिए इस बंदूक को भी उड़ा दिया गया। अच्छा, काज़मी साहब, हमने देखा है माज़ी में भी कि इसराइल मुख्तलिफ किस्म की हदफ वो निशाना वो लेता रहा है। शाम के अंदर भी जिस तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पे भी मौजूद हैं, उनको भी हिट करने की उसने बारहा कोशिश की है। इस तरह ईरान के अंदर ने उन्होंने इनको हिट किया है। एटमी संस्थान जो है, ज़ाहिर है उनके कैडी समझे जाते हैं। आप क्या समझते हैं, जो ईरान में कुछ ये सिक्योरिटी लैब्स है की थी जिसकी वजह से इतनी रेकी हुई फिर, जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह अखबार ने बताया कि 8 महीने के करीब इसकी रेकी होती रही है?
देखें, आप अगर गुज़िश्ता 8-10 साल का अरसा देखें तो तकरीबन 3 से 4 टॉप के ईरान के साइंटिस्ट जो हैं उनकी टारगेट किलिंग हुई है ईरान के अंदर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी का कहीं न कहीं लैप्स हुआ है। अगर आप दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुवाज़ना करें तो पाकिस्तान के प्रोग्राम के खिलाफ भी बहुत सारी कुव्वतें थी जो काम कर रही थी। डॉक्टर कदीर की जान को कितना खतरा था, दीगर साइंसदानों की जान को कितना खतरा था, उनकी किस तरीके से हिफाजत होती थी। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अपने किसी बड़े साइंटिस्ट को टारगेट नहीं होने दिया। यहाँ पे 8-10 सालों के अंदर अगर आपके 3 से 4 मेन बड़े साइंटिस्ट मारे जाएं तो सवालात तो उठते हैं कि सिक्योरिटी के कहीं ना कहीं लैप्स हैं, और इस हवाले से मुल्क के अंदर भी यकीनन सवाल उठ रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि ईरान का जो मौशरा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे पाकिस्तान की तरह मीडिया नहीं है, इस तरीके से सवाल सामने नहीं उठते। लेकिन यकीनन ये ईरान की हुकूमत के लिए भी परेशानी का बायस है कि इतनी सीनियर शख्सियत जिसके साथ इतनी सिक्योरिटी थी, उसके इतने करीब पहुंच गए, उसकी तमाम तर मूवमेंट का पता था, फिर उसके आके वहां पे उसको टारगेट करना, तो ये यकीनन एक तरह से सिक्योरिटी लैप्स तो है। काजिम साहब, ये तेहरान से बाहर ये वाकया पेश हुआ है ना, जी और जो जिस वो बुल प्रूफ थी। जी बिल्कुल, ये तेहरान से बाहर उनका एक विला था, मोहसिन फखरीजादा साहब का विला, या जिस तरह आप उनको फार्म हाउस भी कह सकते हैं। तो अक्सर जुम्मे के दिन वो वहां से अपने तेहरान से अपने ऑफिस से उस अपने विला में चले जाते थे। वो थोड़ा सा पुरफजा मुकाम है, बाहर चले जाते थे। इवन कहा, यहाँ तक भी रिपोर्ट्स हैं कि उधर करीब ही एक मस्जिद थी, जुम्मे की नमाज भी वो वहीं पे पढ़ते थे अक्सर, कि वो इतनी जल्दी निकल जाते थे कि जुम्मा भी वहीं पे पढ़ते थे। तो उधर ही वो जा रहे थे या उधर से वापस वो आ रहे थे, तो जब उनको टारगेट किया गया उसी विला से, इसलिए कि रास्ते में कुछ ऐसी जगह है जहां पे रोड्स के ऊपर आबादी कम है, वहां पे ये बंदूक नस्ब की गई। और उनकी गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि वो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन ये जो बंदूक के अंदर गोलियां थी, ये इस कैलिबर की थी कि वो उस शीशे के अंदर पेनिट्रेट हो गई, एक ही जगह पे वो लगी गोलियां, वो पेनिट्रेट हो गई, और बड़ा प्रिसाइज तरीके से, बड़ा नाप तोल के उनको निशाना बनाया गया, और किसी को मौका नहीं मिला कि वो आगे से उनका मुकाबला कर सके। इसलिए कि इस तरह की इतलात आई कि वहां पे कोई मुकाबला हुआ, ईरानी गार्ड्स ने फायर खोला, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहां पे टारगेट उनको किया गया, किसी को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है, और जब तक समझ आई तब तक बंदूक भी तबाह हो चुकी थी, और जो लोग थे वो तो वैसे ही बहुत फासले पे थे। तो वो तमाम मामला तब तक हो चुका था जब तक ईरानियों को समझ आई कि हुआ क्या। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है, चूंकि बड़ी लेटेस्ट किस्म की ये न्यूज है जो हम अपने नाज़रीन तक ये शेयर की हमने, कि क्या कोई इसराइली अफीशियल जो हैं उन्होंने इस हवाले से कोई बयान दिया हो कि चूंकि बड़ी हसास किस्म की ये मालूमात हैं और किसी हद तक ये लग रहा है कि शायद ये दुरुस्त भी हों, तो आपको क्या लगता है, इसराइली हुकूमत और क्या ईरानी हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकती है या यूएन में जा सकती है? देखें, इसराइल का जो उनकी एजेंसियों का तरीका वारदात है या कार्रवाई करने का तरीका ये है कि वो करते इसी तरह है कि दूसरे मुल्क में जाके अगर वो कार्रवाई करें। अगर आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल यूएई में उन्होंने कार्रवाई की, हमास के एक सीनियर लीडर को वहां पे होटल के अंदर मारा, उसमें उन्होंने बरतानवी पासपोर्ट इस्तेमाल किए, मेरे ख्याल में कोई फ्रेंच पासपोर्ट भी था, कोई जर्मन पासपोर्ट भी था। ये उनके 8-10 बंदों की टीम गई एजेंट्स की, जिसमें ख्वातीन भी थी, और उन्होंने जाके वहां पे हमास के बंदे को टारगेट किया। और अब इसी तरह उन्होंने ईरान में भी टारगेट की। ये जब भी टारगेट करते हैं तो ये मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं कि जी हमने ये टारगेट कर दिया। उसका मकसद ये होता है कि बाकी जो लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप किसी भी मुल्क में हो, हम आपको दूसरे मुल्क में भी आके टारगेट करेंगे। लिहाजा या तो आप हमारे साथ कॉपरेट करें या अपना काम बंद कर दें, या जो भी जिस तरीके से भी उनके ऊपर प्रेशर डालना है। इस वाक्य के बाद भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आने शुरू हो गई थी कि इसराइल ने ये किया है। अब इसराइली एजेंट्स ने इंटरव्यू दिया है खुफिया तौर पे, और उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की है। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का मकसद भी ये है कि ईरान के अंदर जो दीगर साइंटिस्ट हैं, जो दीगर लोग हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, इसलिए कि उनके साथ मसलसल राब्ते होते हैं। उनको कहा जाता है कि आप छोड़ के इधर आ जाएं, आपको पैसा दिया जाएगा, आप हमारे साथ काम करें, जिस तरह हमारे साइंसदानों के साथ होता था। तो अब इस तरह की जब इंफॉर्मेशन लीक होगी, तो जिस तरह आपने भी क्वेश्चन उठाया कि ईरान की सिक्योरिटी नाकाम हो गई है, जो दीगर वहां पे लोग हैं वो भी क्वेश्चन उठाएंगे, यार कि ये उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो हमें किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके फिर इसलिए वो इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक की जाती है। लेकिन जब ऑफिशियली आप इनसे वर्जन मांगते हैं, कल भी 2-3 बड़े मीडिया हाउसेस ने, बड़े बैन अवी मीडिया ने राब्ता किया वहां के वजीर खारजा से भी, वजीर दाखिला से भी, और उनसे पूछा कि आप इस पे हमें अपना वर्जन दें। तो वो कहते हैं जी इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे।
वो ये नहीं कहते कि हमने नहीं किया डिनाई, वो कहते हैं जी हम कोई बात नहीं करेंगे। उनसे पूछा गया कि आप इसको डिनाई कर दें, आप कह दें कि आपने नहीं किया, उसने कहा जी हम इस स्टोरी पे अभी कोई, जी जी, ये जो भी स्टोरी हुई है, ये जो भी फखरीजादा साहब की स्टोरी सामने, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से उनका तरीका रहा है और हमेशा से वो इसी तरह करते हैं, इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं लेकिन बाकायदा सरकारी तौर पे उसका एतराफ नहीं करते। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आपका मेज़बान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान की फ़िल्म से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।